Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी ए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सी ए जसमीत सिंह पे। बच्चों, क्या आप जानते हो आप अपने मार्क्स 10 से 20% तक इंक्रीज कर सकते हो अगर आप एग्जाम में अपना पेपर सही ढंग से प्रेजेंट करते हो। आपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से नॉलेज गेन कर ली है, लेकिन अगर आप उसे एग्जाम में सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हो तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स नहीं देगा। और CS CMA जैसे पेपर में अगर आपके 10 से 20% मार्क्स बढ़ जाएं तो ये आपके लिए पास होने की गारंटी हो सकता है। मेरे खुद के सीए फाइनल में 8 में से 5 पेपर में एग्जेम्पशन है और वो जो एग्जेम्पशन आई है उसका 10 से 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे प्रेजेंटेशन स्किल का है। वही प्रेजेंटेशन स्किल, वही अपना एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप उस एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते हैं और वो टिप्स आप भी अपने एग्जाम में फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं आप अपने मार्क्स 10 से 20% तक बढ़ा पाएंगे। तो कसम है आपको, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर इंटरवल्स पे लेकर आते रहते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जामिनेशन टिप्स को जो आपके 10 से 20% मार्क्स बढ़ा सकती है। बच्चों, हमारे करिकुलम में 3 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है जैसे अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम। कुछ सब्जेक्ट्स लॉ बेस्ड हैं जैसे आपका कंपनी लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया। और कुछ सब्जेक्ट्स आपके थ्योरेटिकल है जैसे आपका ITSM हो गया, ऑडिट हो गया। तो इनको तीनों को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पेपर्स की बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल पेपर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रैक्टिकल पेपर को जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको वर्किंग नोट जरूर कोट करना है। तो जहां कहीं पर भी फिगर को एसरटेन करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ी है, फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट शीट बना रहे हो और कॉस्ट शीट में आपको डायरेक्ट मटेरियल को फाइंड करने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो आप उसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट की नंबरिंग भी करेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में 4 वर्किंग नोट बने हैं तो चारों वर्किंग नोट का नंबर होना चाहिए और जो भी फिगर आपने एसरटेन करी है उसको आपने किस वर्किंग नोट नंबर में सॉल्व किया है ये आप क्लियरली अपने सॉल्यूशन में इंडिकेट करेंगे। इससे एग्जामिनर आपकी फिगर्स को क्रॉस टैली कर सकता है कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। बहुत से बच्चे वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं, या तो वर्किंग नोट बनाते हैं तो उसका वर्किंग नोट नंबर मिस कर देते हैं। इससे एग्जामिनर को होती है बहुत ही तकलीफ आपकी फिगर को एसरटेन करने में, चेक करने में। और जब एग्जामिनर को होती है तकलीफ तो वो आपके नंबर काटता है, राइट। तो पहली जो प्रो टिप है प्रैक्टिकल के लिए कि आपको वर्किंग नोट अलोंग विद नंबर आपको कोट करना है आपके सॉल्यूशन में। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप आती है कि आपको आपके पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रखना है। अब प्रेजेंटेशन से हमारा क्या मतलब है, अगर आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं तो जो भी अकाउंट के प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं उन्हें आप फॉलो करेंगे। अगर आप कॉस्ट और एफएम जैसा पेपर दे रहे हैं जहां पे कोई सेट फॉर्मेट नहीं है तो वहां पे जहां पॉसिबल है वहां पर आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स बनाएंगे और अपने पेपर को क्लियरली नीट एंड टाइडी तरीके से सॉल्व करेंगे। राइटिंग अच्छी है खराब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि अगर वो राइटिंग पढ़ी जाए तो समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। सुंदर लिखा है, बदसूरत लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आना चाहिए। ये एक मिथ है कि अच्छी राइटिंग वाले अच्छे नंबर स्कोर करते हैं और खराब राइटिंग वालों को खराब नंबर मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है, आपकी नॉलेज चेक हो रही है। तो नॉलेज में आप अपना प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट अच्छे से बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, एग्जामिनर को समझ में आए कौन सी फिगर कहां पर लिखी है, काफी है। बात समझ में आया। तीसरा जो प्रो टिप आपके लिए है, डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और लास्ट में या बीच में आके हम कहीं अटक जाते हैं, तो हम उसी क्वेश्चन में लगे रहते हैं, नहीं यार इसको मैं सॉल्व करके रखूंगा। हम बात अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि साला ये क्वेश्चन तो मैंने कल लगाया था, आज क्यों नहीं आ रहा है, मैं निकाल के रहूंगा। मेरे बच्चे, आपके पास केवल 3 घंटे हैं। आप घर पर बैठ के पेपर नहीं दे रहे हो कि इस क्वेश्चन पे आप आधा घंटा 1 घंटा लगा दोगे। हर एक क्वेश्चन का एलोकेटेड टाइम है। उस एलोकेटेड टाइम के अंदर अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना।
पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आया? आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए, 100% पेपर करना है। बहुत होता है कि हम जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं सर 10% पेपर छूट गया, 20% पेपर छूट गया। तो ये 10-20% पेपर आप छोड़ रहे हो, ये आपकी कबर खोद रहा है फेल होने के लिए। तो आपको पेपर किसी हाल में नहीं छोड़ना है। किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, एक रिक्विजिट टाइम के अंदर अगर उसका सॉल्यूशन आपका नहीं निकल रहा है, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। दिल पे बात नहीं लेनी है, 3 घंटे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। विजेता वही है जो उस 3 घंटे में योद्धा की तरह लड़ जाए। अगर आप योद्धा की तरह नहीं लड़े तो आपका काम होने वाला है खराब। अगला आता है मस्ट मेंशन द यूनिट। बच्चे लिख देते हैं 10,603। अब ये 10,603 रुपीज है, 10,603 केजी है, 10,603 लीटर है, नहीं पता। तो कॉस्टिंग के पेपर में तो ये बहुत काम की चीज है कि आपने यूनिट ही मेंशन नहीं करी। भाई अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में चलो रुपीज होगा, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप कॉस्ट और एफएम का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर आपको यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिगर के आगे यूनिट जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो वो इस बात के भी नंबर आपके काट लेता है। बात समझ में आया? तो ये 4 मेरी प्रो टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिकल पेपर में। चलिए अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पेपर की। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पेपर में आपको ध्यान देना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को ही एग्जाम में लिख कर आए। आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो उसे एग्जामिनर इग्नोर करेगा, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब आप ग्रामेटिकली करेक्ट है ऐसा जरूरी नहीं है। आपके स्टेटमेंट को पढ़ के अगर हमें सही कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपको जब भी आंसर करना है थ्योरी पेपर में तो वो आंसर कैसा होना चाहिए? पॉइंट वाइज। तो या तो आप कैप्शन बना के आंसर करिए या तो आप पॉइंट वाइज आंसर करिए। कभी भी पैराग्राफ में आंसर मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पैराग्राफ पढ़ने में आती है मौत। ठीक है ना? हमेशा पॉइंट वाइज शॉर्ट एंड क्रिस्प अपने पॉइंट्स बनाइए। लेंथ मैटर नहीं करती है, बशर्ते आपने सारे पॉइंट्स को कवर किया। क्लियर? इसके बाद अगर आप कैप्शंस में आंसर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज के फीचर्स बताने हैं, मान लीजिए आपको फीचर्स ऑफ लैपटॉप बताने हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले उन फीचर्स के जितने भी कैप्शंस हैं उन कैप्शंस को लिखेंगे और उसके बाद आप उन कैप्शंस को इलैबोरेट करेंगे। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि अगर आपके कैप्शन सही हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके इलैबोरेशंस पढ़े ही ना, वो सिर्फ कैप्शन पढ़ के ही आपको मार्क्स दे दे, ऐसा पॉसिबल है। तो पहले हमेशा आप कैप्शंस लिखेंगे और उसके बाद ही आप अपने कैप्शंस को इलैबोरेट करेंगे। अगर आप चाहें तो इन कैप्शंस के लिए चार्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने चार्ट बना दिया, फीचर्स को सेंटर में लिख के, और आपने उन्हें क्या कर दिया? इलैबोरेट कर दिया। राइट? अब लास्ट टिप जो मेरी आपके लिए है वो ये है कि आप अपने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनके साथ एग्जाम्पल्स को कोट करिए और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कोट करिए। इससे क्या होगा? एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ के साथ प्रैक्टिकली एसोसिएट करके पढ़ा है। हमें जो भी थ्योरेटिकली पढ़ाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से कोई ना कोई कनेक्शन है। ऐसे ही कोई चीज आपको नहीं पढ़ाई जा रही। तो कोशिश करिए कि जब भी आप थ्योरी का आंसर लिख रहे हैं तो उसके साथ एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को एसोसिएट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे थ्योरी के पेपर में। तो ये थी मेरी 4 प्रो टिप्स थ्योरी पेपर के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो लॉ बेस्ड पेपर्स हैं उन्हें हमें कैसे करना है। तो जनरली आपका जो लॉ बेस्ड पेपर होता है वो केस स्टडी बेस्ड आता है। तो जब भी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप उस केस से रिलेटेड जो लॉ है, जो प्रोविजन है, वो कोट करेंगे। फिर उसके बाद जो केस आपको दिया गया है उसके फैक्ट्स आप लिखेंगे और लास्टली आप अपना कंक्लूजन देंगे। तो 3 स्टेज पे आपको आंसर करना है। सबसे पहले आपको प्रोविजन यानी कि लॉ लिखना है, फिर आपको उस केस के फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना है और देन आपको कंक्लूजन देना है। अब लॉ बेस्ड पेपर में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपको तब तक सेक्शन नंबर कोट नहीं करना है जब तक आप 100% श्योर नहीं है। क्योंकि अगर आपने लॉ ठीक लिखा लेकिन सेक्शन गलत कोट किया तो आपके पूरे नंबर चले जाएंगे। तो सेक्शन नंबर आप तभी कोट करना जब आप 100% श्योर हो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको सेक्शन कोड करना ही है तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बिना सेक्शन नंबर कोड किए भी नंबर मिलते हैं, लेकिन कहीं गलती से गलत सेक्शन नंबर कोड कर दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपने कितना अच्छा अपना आंसर लिखा है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना, व्हेन यू आर 1000% श्योर तभी सेक्शन कोड करना, अदरवाइज आपको सेक्शन कोड करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है आपको एक प्रो टिप देने का। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो आपका हक बनता है आपको एक ऐसा टिप मिले जो कि सबसे सुपीरियर है। तो आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होने वाले हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6, 6 क्वेश्चन आए हैं। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब वो पहले क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का एंड फिर 5 का। आपको ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन पिक करेंगे जिसमें आपको 100% गारंटी है कि इसमें मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे या इसमें मुझे सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, मुझे तीनों पार्ट्स उसके अच्छे से आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ABC पार्ट को आंसर करूंगा। फिर मैं देखूंगा मुझे और कौन सा क्वेश्चन है जो अच्छा आता है। तो मान लीजिए लेट्स से मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा आता था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को ऑर्डर किया। फिर मुझे लगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए, तो फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया। मतलब मुझे उस सीक्वेंस में आंसरिंग करनी है जिसमें मैं श्योर हूं कि इसमें मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। इससे क्या होगा सर, इससे हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे। अब अगर मैं पहला आंसर ऐसा करूं जिसमें मैं 100% श्योर हूं, मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता है, सारे प्रोविजंस पढ़ा है, हर चीज मुझे पता है, तो एग्जामिनर जब ये वाला क्वेश्चन देखेगा तो वो ये पढ़ेगा, समझेगा कि भाई ये जो बच्चा है वो स्टूडियस है, उसने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, इसे हर चीज अच्छे से आती है, क्योंकि पहला आंसर है, राइटिंग भी अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा एक्सप्लेन किया, तो हमारा इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे वो अच्छा बन जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन उसने देखा, अरे वाह ये भी बहुत अच्छे से उसने आंसर किया है, तो अब उसे ये 100% श्योर हो गया कि ये बच्चा जो है वो पढ़ के आया है। अब हो सकता है कि जब वो अगला क्वेश्चन चेक करे जो आपको अच्छे से नहीं आता था, तो वो आपको लीनियंसी में ज्यादा नंबर दे दे। होता है ऐसा, क्योंकि जो भाई एग्जामिनर है वो इंसान है और इंसान की एक साइकोलॉजी है। अगर आप उस साइकोलॉजी को समझ जाएं तो आप इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो आपने इंसान को बता दिया, एग्जामिनर को बता दिया कि बाबू मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं बहुत पढ़ के आया हूं, सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं। आपके ये पहले 2 क्वेश्चंस ने इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। हो सकता है कि अब बाद के क्वेश्चंस में वो उतना डीप में आपकी चेकिंग ना करे, ऊपर ऊपर से चेकिंग करके आपको नंबर क्लियर। यहां तक था ये आपका प्रेजेंटेशन का टिप। इन टिप्स को अगर आप अपने एग्जाम में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए कंटेंट हम लेकर आते हैं, अगर आप प्यार नहीं दिखाएंगे तो हमें मजा नहीं आए। ठीक है, और मुझे अपनी फैमिली पे पूरा भरोसा है, ये मुझे निराश नहीं करेगी। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।